हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। इस वीडियो में हम क्या करेंगे? इस वीडियो में हम लोग अपना लास्ट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। ठीक है, इसमें हम बहुत सारे रिफॉर्म्स को पढ़ेंगे कि आखिरकार किस तरीके से भारत के इलेक्टोरल सिस्टम को और ज़्यादा फ्री एंड फेयर तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है, हर रिफॉर्म्स के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। तो हर रिफॉर्म्स को पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों एस्पेक्ट से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और इस तरीके से हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, अब तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? इससे जस्ट पहले हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो इंपॉर्टेंट रोल थी उसको हम लोगों ने समझा। उसको हम लोगों ने समझा कि कितने अच्छे तरीके से वो कंडक्ट करा पा रही है, अपनी पावर्स को इफेक्टिव तरीके से यूज़ कर रही है ताकि इंडिया में इलेक्शंस को इम्पार्शियल तरीके से कंडक्ट कराया जा सके और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से कंडक्ट कराया जा सके। ठीक है, इतना तो हम लोगों ने जानकारी ले ली थी। बट यहाँ पर फिर ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्या इंडिया में जो अभी तरीका जिस तरीके से हम लोग अपने यहाँ पर इलेक्शंस कर रहे हैं, क्या उसमें कोई कमी नहीं है क्या? क्या उसमें ज़रा से भी कोई कमी नहीं है? नो डाउट हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, फ्री फेयर तरीके से कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि कोई कमी नहीं है। आज भी भारत में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर हम रिफॉर्म्स कर सकते हैं और अपने इलेक्शन सिस्टम को, अपने इलेक्शन प्रोसेस को और ज़्यादा फेयर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में हम रीड करेंगे। सो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है दैट एनी डेमोक्रेटिक सोसाइटी हैज़ टू कीप सर्चिंग फॉर mechanisms टू मेक इलेक्शंस फ्री एंड फेयर टू द मैक्सिमम। तो कोई भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, जैसे इंडिया एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, तो उस सोसाइटी को, इंडिया जैसी सोसाइटी को क्या करना होगा? अपने इलेक्शंस को फ्री और फेयर तरीके से करने के लिए कुछ मैकेनिज़म्स को ढूंढना पड़ेगा, कुछ नए स्टेप्स लेने पड़ेंगे, कुछ नए मैकेनिज़म्स उठाने पड़ेंगे, कुछ नए ऐसे रिफॉर्म्स लेकर के आने पड़ेंगे जिसके ज़रिए हम अपने यहाँ पर अपने इलेक्शंस को और ज़्यादा मैक्सिमम तरीके से फ्री और फेयर इंश्योर कर सके। ठीक है, इसके लिए क्या किया? इसके लिए बहुत सारे लोग आगे आए, बहुत सारे लोगों ने कुछ सजेशंस दिए, जैसे कि द इलेक्शन कमीशन, political parties, various independent groups and many scholars, they have come up with the proposals for electoral reform। तो ये सारी बॉडीज़ हैं जिन्होंने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में बात करी, उन्होंने कुछ सजेशंस दिए। सबसे पहली बॉडी इलेक्शन कमीशन खुद। क्यों? इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराती है इलेक्शन को, तो उसको ज़्यादा जानकारी होगी, हम लोगों से ज़्यादा जानकारी होगी या गवर्नमेंट से ज़्यादा जानकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को होगी कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे लूप होल्स हैं, कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जिसको कैंडिडेट इजीली वायलेट कर भी देता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ एक्शन ही नहीं ले पाता है ना। तो और ज़्यादा बेटर तरीके से रूल्स कैसे बनाए जाएंगे, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा पता है। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लगातार सजेशंस देती है, लगातार रिपोर्ट्स देती है कि इस तरीके से बेटर करी जा सकती है और गवर्नमेंट को बोलती है कि उन रिपोर्ट्स पर एक्शन ले और उसके अकॉर्डिंगली स्टेप्स लिए जाएं। ठीक है, तो पहले बॉडी कौन सी होगी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सजेशंस दिए हैं। दूसरी है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ भी अपने पर्सपेक्टिव देती रहती है सजेशंस के लिए, ताकि और ज़्यादा इंश्योर किया जा सके फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शन हो। और साथ ही साथ में कुछ और इंडिपेंडेंट ग्रुप्स भी हो सकते हैं, NGOs भी हो सकते हैं एंड कुछ स्कॉलर्स भी हो सकते हैं। ये सारे के सारे जितने भी ग्रुप्स अभी हमने पढ़े, इन्होंने क्या करा? उन्होंने कुछ बेसिक सजेशंस दिए हैं और वही बेसिक सजेशंस अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट बेसिक सजेशन क्या है? जिसमें से हमारा फर्स्ट बेसिक सजेशन आता है दैट आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन शुड बी चेंज फ्रॉम द FPTP टू सम वेरिएंट ऑफ PR सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ क्या बोली जा रही है? देखो, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये बोली जा रही है कि हमें पता है कि हमारे यहाँ पर FPTP सिस्टम है, तो कुछ सजेशंस जो भी आए, सजेशन जो बेसिक सजेशंस आए, उसमें से ये बोला गया कि हमें अपने सिस्टम को FPTP की जगह पर PR सिस्टम का कुछ वेरिएंट के फॉर्म में चेंज करना होगा। यानी कि FPTP सिस्टम की जगह पर हमें PR सिस्टम को अडॉप्ट करना होगा। उसका कोई भी वैरायटी हम ले सकते हैं। 3 प्रकार की वेरिएंट को हम लोगों ने PR सिस्टम में अंडरस्टैंड करा था। ठीक है, तो उसमें से उसके अकॉर्डिंगली बोला जा रहा है कि अब हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया सबसे पहला सजेशन। क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज दिस वुड इंश्योर दैट द पार्टीज गेट द सीट एज फार एज पॉसिबल इन प्रपोर्शन टू द वोट्स दैट दे गेट। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि जब हम PR सिस्टम को लेकर के आएंगे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। PR सिस्टम में क्या होता है? PR सिस्टम में ये होता है कि अगर किसी पार्टी को 10% वोट मिले हैं, 10% वोट मिले हैं, तो 10% सीट ही ले पाएगी वो। ठीक है, ये होता है PR सिस्टम में। समझ पा रहे हो? तो जितनी परसेंटेज ऑफ वोट मिलेगी उतनी ही परसेंटेज ऑफ सीट भी वो ले पाती है। क्लियर है? प्रपोर्शन है दोनों में, दोनों का क्या है? एक अनुपात यहाँ पर बना हुआ है। क्लियर है? तो ये चीज़ यहाँ पर बोली गई है। तो अब देखो, अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि हमें क्या करना होगा, हमें PR सिस्टम को अडॉप्ट करना होगा, तो उसमें दोनों चीज़ें हैं। इसमें कुछ फ़ायदे भी हैं, इसमें कुछ नुकसान भी है। ठीक है,
फ़ायदा क्या है, पॉजिटिव चीज़ क्या है? पॉजिटिव चीज़ ये है कि चलो ठीक है, पीआर सिस्टम हम लोगों ने अडॉप्ट करा, तो पीआर सिस्टम में क्या होगा कि जिसको जितनी परसेंटेज ऑफ लोगों ने वोट किया है उसके अकॉर्डिंगली ही वो सीट ले पाएगा, बहुत ज़्यादा सीट नहीं ले पाएगा। ठीक है? क्योंकि एफपीटीपी सिस्टम में ये होता है कि जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलेगी वो जीत जाएगा। भले ही फिर पार्टी को, जैसे हम लोगों ने कांग्रेस का एग्जाम्पल पढ़ा था ना 1984 में, कितनी सीट मिल रही थी, कितनी परसेंटेज ऑफ वोट मिली थी? 48% वोट मिली थी, लेकिन सीट कितनी थी? सीट थी अराउंड 80%। सीट थी कितनी? 48% वोट शेयर के बाद भी 80% सीट पर कांग्रेस जीत चुकी थी। तो ये एक कमी थी, मतलब एक तरीके से यहाँ पर ये चीज़ हो रही थी एफपीटीपी सिस्टम में। ठीक है? पीआर सिस्टम में क्या होता? पीआर सिस्टम में यही होगा कि 48% वोट अगर मिले हैं, 48% वोट अगर कांग्रेस को मिले, तो 48% ही सीट कांग्रेस को मिलती। क्लियर है? तो ये तो पहली चीज़ है, ये तो हो गया था एफपीटीपी सिस्टम में। अब सपोज अगर हम एफपीटीपी सिस्टम की जगह पर पीआर सिस्टम लेकर के आते हैं, तो इससे क्या हो जाता? इससे ये हो जाता, पहली चीज़ तो ये कि वोट परसेंटेज प्रोपोर्शनल हो जाता, जितना वोट उतनी ही सीट। पहली चीज़ तो ये हो जाती, पॉजिटिव चीज़। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ है, जो सोशल ग्रुप्स हैं, जिनकी संख्या कम है, जिनकी पॉपुलेशन कम है, वो लोग भी अपने लीडर्स को ज़्यादा बेटर तरीके से इलेक्ट कर पाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है कि अगर किसी कैंडिडेट को भले ही उसको 6% वोट मिले हो, 10% वोट मिले हो, तो भी जितनी परसेंटेज ऑफ वोट मिली है उसके अकॉर्डिंगली सीट मिलेगी। ठीक है? उसके अकॉर्डिंगली सीट मिलेगी, तो क्या होगा, यहाँ पर जो भी माइनॉरिटीज़ है उनको यहाँ पर ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन मिलेगी और वो भी अपने लीडर्स को यहाँ पर इलेक्ट करवा सकते हैं, उनके लीडर्स भी यहाँ पर जीत सकते हैं। तो ये तो हो गया पॉजिटिव चीज़। लेकिन एक नेगेटिव चीज़ भी तो है, एक नेगेटिव चीज़ भी तो है। अगर हम पीआर सिस्टम अडॉप्ट करते हैं, तो सबसे बड़ी नेगेटिव चीज़ पीआर सिस्टम में ये हम लोगों ने पढ़ी थी कि पीआर सिस्टम की वजह से कभी भी किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल पाती। ठीक है? मेजॉरिटी मिलने में पहली बात मुश्किल होती है। ठीक है? दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि अगर पीआर सिस्टम होगा, तो फिर इंडिया में क्या होगा, इंडिया में बहुत ज़्यादा जो कम्युनिटी बेस्ड जो नेशनल वाइड पार्टी है वो और ज़्यादा आने लगेगी। हर धर्म की अपनी पार्टी बनने लगेगी, हर कास्ट की अपनी पार्टी बनने लगेगी। तो और क्या होगा, इसकी वजह से इंडिया की जो यूनिटी है कहीं न कहीं वो कमज़ोर पड़ जाएगी। ठीक है? समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब क्या हुआ? वैसे ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, बट यहाँ पर फिर भी क्योंकि पॉइंट एक्सप्लेन करना है, तो इसलिए छोटे-छोटे तरीके से मैं बता रही हूँ। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है? देखो, ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि कोई दिक्कत नहीं है पीआर सिस्टम को अडॉप्ट करने में, बट हर एक चीज़ के पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर पीआर सिस्टम को हम लोग अडॉप्ट कर लेंगे, तो उसमें भी कोई कमियाँ नहीं रहेगी। ठीक है? समझ पा रहे हो? बस हमें यहाँ पर क्या है, एक सजेशन के तौर पर दिया गया है कि चलो ठीक है, एफपीटीपी सिस्टम की जगह पर आप पीआर सिस्टम अडॉप्ट कर लो, बट हमें दोनों तरीके से देखना है कि अगर पीआर सिस्टम भी आ जाता है, तो भी कुछ ना कुछ कमियाँ रहेंगी हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में। ठीक है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दैट देयर शुड बी अ स्पेशल प्रोविजन टू इंश्योर दैट एट लीस्ट 1/3 ऑफ द वुमेन आर इलेक्टेड टू पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज। ये चीज़ तो हो चुकी है ना? नारी शक्ति वंदन अधिनियम हम लोगों ने डिस्कस किया 2023 में, ऑलरेडी हम लोग ये एक्ट लेकर आ चुके हैं, एंड वी हैव इंश्योर्ड कि एटलीस्ट 1/3 ऑफ द सीट्स पार्लियामेंट में एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में वुमेन के लिए रिजर्व करी जा रही है ना? ये चीज़ तो हो गई है। ओके, तो ये चीज़, मतलब ये रिफॉर्म सजेस्ट किया गया था, ये रिफॉर्म्स हम लोगों ने ऑलरेडी ले लिया है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्या है? देयर शुड बी अ स्ट्रिक्ट प्रोविजन टू कंट्रोल द रोल ऑफ मनी इन द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इलेक्शन एक्सपेंसेस शुड बी पेड बाय द गवर्नमेंट आउट ऑफ अ स्पेशल फंड। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आज के टाइम में हम लोग देखते हैं कि पैसे का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है ना? बहुत ज़्यादा पार्टीज़ क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है, कैंपेनिंग में बहुत ज़्यादा करोड़ों रुपया खर्चा होता है। ठीक है? तो क्या कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि देखो, ये वैसे ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ठीक है? हम सबको जानकारी है कि ये पैसा जो बिजनेसमैन है या फिर कोई भी ऐसा पावरफुल व्यक्ति है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो लोग क्या कर रहे हैं, पार्टी को फंड देते हैं। तो पार्टी फंड इस्तेमाल किया जा रहा है सारी के सारी पार्टी के कैंपेनिंग्स वगैरह में। इसीलिए बोला जा रहा है कि देखो, ये जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर है ना, उसको हमें क्या करना होगा, इस पर या तो एक लिमिट लगाओ या फिर ये चीज़ गवर्नमेंट पे करे। अब देखो, अब ये कहा जा रहा है कि अगर गवर्नमेंट इलेक्शन एक्सपेंडिचर पे करेगी, तो इससे क्या होगा? पहली चीज़ तो ये होगी कि गवर्नमेंट फिर लिमिट लगाएगी। गवर्नमेंट क्या लगाएगी? लिमिट लगाएगी कि देखो, हर पार्टी को इतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है? उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा तो उससे ज़्यादा खर्चा भी नहीं करेंगे फिर वो। पहली चीज़ तो ये होगी। ठीक है? और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि गवर्नमेंट चेक भी कर पाएगी। गवर्नमेंट देख भी पाएगी कि वो पैसा कहाँ पर इस्तेमाल हो पा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने वो चीज़ दी है, गवर्नमेंट ने वो पैसा दिया है। ठीक है? तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इससे ये हो जाएगी। और ज़्यादा एक तरीके से जो मिसयूज़ होता है इलेक्शन में, जो पैसे का जो मिसयूज़ होता है,
वोटर्स को लुभाने के लिए, और जो बेफालतू का जो खर्च होता है, इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर जो किया जाता है कुछ कुछ बड़ी बड़ी पार्टीज़ के द्वारा, वो क्या हो सकता है, वो लिमिट हो सकता है अगर अगर हम ये बोल दें कि पार्टीज़ का जितना भी इलेक्शन जो वो उसमें इलेक्शन में एक्सपेंडिचर कर रही है, वो किसी बिजनेसमैन या फिर अपने पार्टी फंड से नहीं करेगी, रादर वो गवर्नमेंट के फंड से करेगी। तो हो सकता है मे बी ये चीज़ लिमिट हो जाए, ये जो मिसयूज़ हो रहा है या फिर ये जो एक्स्ट्रा यूज़ हो रहा है, वो हो सकता है लिमिट हो सकता है। ठीक है? लेकिन इसमें इसमें एक कमी हो सकती है। इसकी एक नेगेटिव चीज़ ये है कि देखो इतनी सारी पार्टीज़ हैं, तो गवर्नमेंट के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा कि वो हर टाइम में जब भी इलेक्शन होगा उसमें गवर्नमेंट जो है एक तरीके से हर पार्टी को क्या कर रही है, हर पार्टी को स्पेशल फंड दे रही है। तो वो कहीं न कहीं एक बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है? बहुत सारे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स रह चुके हैं, उन्होंने भी ये चिंता ज़ाहिर करी है कि ये चीज़ मुश्किल होगी थोड़ी-सी करनी, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन होगा फिर, ठीक है? तो ये इसका एक डीमेरिट हो सकता है, ठीक है? समझ रहे हो? हम लोग दोनों चीज़ों से समझ रहे हैं, हम पॉज़िटिव भी समझ रहे हैं और हम नेगेटिव भी समझ रहे हैं, क्योंकि तभी जा कर के हम क्या कर सकते हैं, एक बैलेंस समझ सकते हैं कि अच्छा इस रिफ़ॉर्म में ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी चीज़ें ही पॉज़िटिव हो। हर एक चीज़ का पॉज़िटिव और नेगेटिव रहेगा, एंड इसीलिए हर रिफ़ॉर्म्स पर डिबेट किया जा सकता है, ठीक है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कैंडिडेट विद एनी क्रिमिनल केस शुड बी बार्ड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन इवन इफ देयर अपील इज पेंडिंग बिफोर अ कोर्ट। ठीक है, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ होनी भी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी ऐसा कैंडिडेट है, जिसका क्रिमिनल केस है, तो क्या होना चाहिए, क्रिमिनल केस अगर है क्रिमिनल केस अगर है तो उसको सीधी सी बात है, उसको बार किया जाना चाहिए कि तुम इलेक्शन कंडक्ट नहीं करोगे, तुम इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं करोगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं डेटा दे देती हूँ कि आज के टाइम में इंडिया में कितने लोग ऐसे हैं, कितने एमपीज़ ऐसे हैं 18th लोकसभा में जो अभी रिसेंटली इलेक्ट होकर के आई है, उसमें कितने एमपीज़ ऐसे हैं जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं। ठीक है, एक एनजीओ है एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले पैराग्राफ्स में। तो एडीआर ने रिपोर्ट दी है। ठीक है, एडीआर रिपोर्ट देता है, तो एडीआर ने रिपोर्ट में क्या बताया पता है, अभी जो रिसेंटली 18th लोकसभा आई है उसमें 46% ऑफ एमपीज़ कितने बैठते पता है, 251 एमपीज़, कितने टोटल 543, 251 एमपीज़ ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। कितने, क्या है, क्रिमिनल केसेस हैं, मतलब ये व्यक्ति ऐसे हैं जिसके पीछे जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के व्यक्ति है, कुछ ना कुछ केस है, ऐसा केस जो क्रिमिनल केस है। तो ये कितने हैं, 251। ये तो हो गया जिनके ऊपर क्रिमिनल केस है। इसके अलावा एक और डेटा है, अराउंड 250 में से 170, 250 में से 170 ऐसे हैं जिनके ऊपर एक सीरियस ऑफेंस है, जिनके ऊपर एक चार्ज है कि उन्होंने बहुत सीरियस क्राइम करा है, जैसे रेप करना, मर्डर करना, किडनैपिंग करना एंड अदर अदर चीज़ें। अब इमेजिन करो, इतने ज़्यादा सीरियस ऑफेंस का व्यक्ति हमारा एमपी बन रहा है, क्या वो हमारे लिए कुछ काम करेगा? सोच करके देखो, किस प्रकार के लोग, क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को इंडिया क्या कर रहा है, अपनी संसद में बिठा रहा है, और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि संसद बहुत अच्छे तरीके से चलेगी और संसद में बहुत बढ़िया कानून आएंगे। रिफ्लेक्ट करो थोड़ा सा कि हम बिठा किसको रहे हैं संसद में, सारा पैसा हम लोग दे रहे हैं और कितने ज़्यादा एक्सपेंडिचर हम लोग कर रहे हैं, सारा इनकम टैक्स वगैरह पे करते हैं, उनको सारा सारा ऐशो आराम मिल रहा है, लेकिन किन लोगों को, 170 ऐसे लोग हैं जिन्होंने सीरियस क्राइम किया हुआ है, कोई छोटी बात नहीं होती है। समझ रहे हो, ये है लेवल। और इसीलिए यहाँ पर रिफॉर्म के बारे में जब बात करी जा रही है, रिफॉर्म के बारे में इसलिए बात करी जा रही है कि ये चीज़ होनी चाहिए। क्या चीज़ होनी चाहिए कि जो भी व्यक्ति ऐसा कुछ करेगा, उसको क्या किया जाना चाहिए, डिबार किया जाना चाहिए। कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड का व्यक्ति कैसे आ सकता है, ये इंश्योर करना होगा हम लोगों को, तब जा कर के हम इंश्योर कर पाएंगे कि हाँ, हमारे जो लीडर्स हैं ना, वो सही लीडर्स हैं और वो सही तरीके से काम कर रहे हैं, हमारी संसद में सही डिसीजन मेकिंग करी जा रही है। क्लियर हो गया, तो ये एक रिफॉर्म है। इसके अलावा है, देयर शुड बी अ कंप्लीट बैन ऑन द यूज़ ऑफ कास्ट एंड रिलीजियस अपील। क्या बोला जा रहा है कि जब भी कास्ट का यूज़ होगा, कोई रिलीजियस बेसिस पर अपील करेगा, ठीक है, कोई कास्ट के बेसिस पर अपील करेगा, तो इसके ऊपर कंप्लीट बैन होना चाहिए। क्योंकि ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा है, कंट्री में डिवीजन हो रहा है और ज़्यादा, फर्दर कास्ट बेसिस पर और ज़्यादा डिवीजन हो रहा है कि तुम अगर पिछड़ी जाति को हो तो तुम मुझे ही वोट करना, क्योंकि हम ही तुम्हारी आवाज़ उठाएंगे। ठीक है, सिमिलरली रिलीजियस बेसिस पर अपील करी जा रही है, ठीक है, कि हम मंदिर बनवाएंगे या हम मस्जिद बनवाएंगे, ये सारी चीज़ें करी जा रही है। और भी बेसिस पर, रिलीजियस बेसिस पर अपील करी जा रही है, अलग अलग तरीक़ों से अपील करी जा रही है कि वो जो दूसरी पार्टी है वो क्या कर सकती है, तुम्हें खतरे में डाल सकती है, हम बचाएंगे तुम्हें।
ये सारी की सारी कंडीशन होती है और हम बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस लेवल पर होता है, क्योंकि आप भी इसी कंट्री के सिटीज़न हो, मैं भी इसी कंट्री के सिटीज़न हूँ, तो हमें पता है कि ये कितने हाईएस्ट लेवल पर चीज़ें जाती है जब इलेक्शन होता है तो। ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पर हमें इसीलिए बोला जा रहा है कि ये जो बेसिस है ना, ये जो अपील करी जा रही है रिलीजन के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर, ये कंप्लीटली बैन करी जानी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो ये हो गया एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म। इसके अलावा जो लास्ट इंपॉर्टेंट है वो है देयर शुड बी अ लॉ टू रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड टू इंश्योर दैट दे फंक्शन इन अ ट्रांसपेरेंट एंड अ डेमोक्रेटिक मैनर। आज के टाइम में क्या होता है, आज के टाइम में इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज़ की फंक्शनिंग को हमें रेगुलेट करने की ज़रूरत है, हमें और ज़्यादा डेमोक्रेसी प्रमोट करने की ज़रूरत है। देखो वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या होता है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में अगर किसी को किसी पार्टी का कोई लीडर बनना है ना, जैसे पार्टी के क्या होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, पार्टी प्रेसिडेंट होता है कोई कोई, तो वो कैसे होता है, वो इलेक्शंस के ज़रिए होता है वहाँ पर। ठीक है, वेस्ट में अगर आप देखोगे तो इलेक्शंस करवाए जाते हैं, वोटिंग करी जाती है, तब जा कर के वो नेता चुना जाता है कि ठीक है आप स्पोक्स पर्सन होंगे, आप प्रेसिडेंट होंगे, आप इस पोजीशन पर बैठोगे। ये होती है इंटरनल डेमोक्रेसी। पार्टी के अंदर भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, पार्टी के अंदर भी इलेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज आप किसी परिवार से आते हो या फिर जस्ट बिकॉज आपका पार्टी में बहुत ज़्यादा रोब है तो इसकी वजह से आप भले ही बहुत ज़्यादा कैपेबल ना हो लेकिन तब भी आपको पोजीशन मिल रही है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति कैपेबल है, अगर उसको लगता है कि उसमें लीडरशिप कैपेबिलिटीज़ है तो इलेक्शन होने चाहिए ना। तब जा कर के तो हम कहेंगे कि हाँ हर पार्टी में भी अच्छे लीडर हैं, हर पार्टी में अच्छे लीडर हैं, तो उनको कम से कम मौका तो मिले। ऐसा ना हो कि पिछले 20 साल से एक ही व्यक्ति बैठा हुआ है, उसको कोई हटा ही नहीं सकता। ठीक है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। डेमोक्रेसी का मतलब यहाँ पर है इंटरनल डेमोक्रेसी, और इलेक्शन के ज़रिए ही हम लोग क्या कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं कि पार्टीज़ और ज़्यादा डेमोक्रेटिक तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करेगी। समझ गए? तो ये हम लोगों ने क्या पढ़े, ये हम लोगों ने कुछ बेसिक रिफॉर्म समझे कि किस तरीके से इंडिया में रिफॉर्म्स करे जा सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने समझा, हर चीज़ को हम लोगों ने समझा कि एफपीटीपी सिस्टम की जगह पर हम कोशिश कर सकते हैं पीआर सिस्टम की। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने सेकंड पॉइंट क्या पढ़ा था, विमेंस रिजर्वेशन का तो खैर हो गया था। थर्ड इंपॉर्टेंट हम लोगों ने पढ़ा क्रिमिनल केसेस वाला। फिर फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा इलेक्शन लिमिट्स, इलेक्शन एक्सपेंडिचर पर लिमिट्स लगाना, गवर्नमेंट के द्वारा फंड दिया जाना। फिर उसके बाद कास्ट एंड रिलीजियस अपील्स के बेसिस पर बैन करना। ठीक है, और साथ ही साथ में क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने, साथ ही साथ में हम लोगों ने पढ़ा था पॉलिटिकल पार्टीज़ का रेगुलेशन होना। ठीक है, तो ये सारे तो हम लोगों ने कुछ और अंडरस्टैंडिंग करी, कुछ रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा। इसके अलावा फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैन बी हेल्ड ओनली इफ द कैंडिडेट्स, द पार्टीज एंड दोज इन्वॉल्व इन द इलेक्शन प्रोसेस एग्री टू अबाइड बाय द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेटिक कॉम्पिटिशन। ठीक है, अगर हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंश्योर करना है ना, तो वो तभी हम कर सकते हैं जब हर कैंडिडेट, हर पार्टी एंड लोग खुद, ठीक है, क्योंकि लोग ही इन्वॉल्व होते हैं इलेक्शन प्रोसेस में, तो वो क्या करेंगे, वो डेमोक्रेटिक तरीके से कॉम्पीट करेंगे, वो फेयर तरीके से कॉम्पीट करेंगे। वो ऐसा नहीं होगा कि रिलीजियस के बेसिस पर अपील कर रहे हैं, वो कास्ट के बेसिस पर अपील कर रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में कुछ और अदर ग्राउंड्स के बेसिस पर अपील करें। नहीं, काम के बेसिस पर अपील करो ना, कि मैंने इतना काम करके दिखाया है, अब जा कर के मुझे वोट दो। इस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए। वो जा कर के वो चीज़ इंश्योर करेगा कि हमारे यहाँ पर इलेक्शन में डेमोक्रेटिक कॉम्पिटिशन है, डेमोक्रेटिक कॉम्पिटिशन है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों ने इंश्योर करी। और उसके अलावा इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा है दैट, और क्या बोला गया है, इसके अलावा यहाँ पर बात करी गई है दैट people themselves have to be more vigilant and more actively involved in the political activities। इसके अलावा हमें ये भी इंश्योर करना पड़ेगा। देखो राजनीति में अगर बदलाव लेकर आना है ना, तो सबसे ज़्यादा जनता को बदलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जनता ही अपने लीडर्स को चूज़ कर रही है। ठीक है, ये जो आए हैं ना, एमपीज़ आए हैं क्रिमिनल बैकग्राउंड्स के, ये कोई हवा में से नहीं आ गए हैं, ये हम ही लोगों में से गए हैं और हम ही लोगों ने इनको चूज़ किया है। तो बदलाव लेकर के आएगा तो कौन लेकर के आएगा, सबसे पहले हमें खुद में बदलाव लेकर के आना पड़ेगा। लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा कि कौन सा कैंडिडेट अच्छा है, कौन सा कैंडिडेट अच्छा नहीं है। ठीक है, और उन्हें खुद एक्टिवली पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहली चीज़ क्या करनी पड़ेगी, सबसे पहली चीज़ ये करनी पड़ेगी कि कोई भी कैंडिडेट अगर वोट मांगने आता है तो कम से कम देखो तो सही उस कैंडिडेट का बैकग्राउंड क्या है, उसके पीछे उसने कोई क्रिमिनल काम तो नहीं कर रखा, कोई क्रिमिनल ऑफेंस तो नहीं कर रखा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। हमें उसका काम देखना पड़ेगा ना, कितना काम किया है उसने पिछली बार, या फिर केवल वादे वादे करते हुए जो है आ गए हैं और दोबारा से वोट मांग रहे हैं कि इस बार नहीं करी तो अगली बार कर दूंगा, है ना। तो ये कौन करेगा,
हमें बदलना पड़ेगा। वी एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हैव टू चेंज। हमें ये नहीं देखना कि ये इस रिलीजन का है और इसका रिलीजन मेरा रिलीजन सेम है तो मैं रिलीजन के बेसिस पर वोट कर दूँ, कास्ट सेम है तो कास्ट के बेसिस पर वोट कर दूँ। ठीक है, ये चीज़, ये सारे फैक्टर्स की जगह पर एक फैक्टर्स दिमाग में रखना होगा, और वो फैक्टर्स पता है क्या है? वो फैक्टर है डेवलपमेंट। जिस दिन भारत के लोग डेवलपमेंट के बेसिस पर फोकस करना चालू करेंगे और उस व्यक्ति ने कितना काम किया है, उस व्यक्ति ने कितना काम किया है, उसके बेसिस पर वोट करेंगे रादर देन कि वो व्यक्ति का बैकग्राउंड क्या है, तो मे भी चीज़ें चेंज हो सकती है। तो हम ये देख सकते हैं कि हाँ, लोगों को पैसा भी दिया जा रहा है, लोगों को कपड़े भी दिए जा रहे हैं, खाना भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, लेकिन लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे उस चीज़ को। एंड लोग क्या कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि आखिरकार आपने काम कितना किया है। तब जा करके तो हम कह सकते हैं कि हाँ, कुछ चेंजेस हो सकते हैं, अदरवाइज कहना फिर मुश्किल होगा, है ना, करना फिर मुश्किल होगा, क्योंकि लोगों को सबसे पहले चेंज होना पड़ेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक्टिवली इन्वॉल्व भी होना पड़ेगा हमें पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में। हमें खुद देखना पड़ेगा, हमें खुद देखना पड़ेगा संसद कैसे चल रही है, कौन सा नेता किस तरीके से लॉज लेकर के आ रहा है, या फिर टाइम वेस्ट किया जा रहा है, केवल और केवल संसद के टाइम को बर्बाद किया जा रहा है बिना किसी रीज़न के। लोग जो है, हमारे जो लीडर्स हैं वो केवल चिल्ला रहे हैं और हम लोगों का पैसा वेस्ट कर रहे हैं, हम लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हमें देखना पड़ेगा ना, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में हमें और ज़्यादा पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। हमें प्रोटेस्ट करना पड़ेगा अगर वो कुछ गलत डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो। हमें प्रोटेस्ट करना पड़ेगा अगर वो गलत तरीके से पैसों को यूज़ कर रहे हैं और मसल और मनी पावर का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये हम लोगों को, हमारी जिम्मेदारी है। इस तरीके से यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि देखो, लोग भले ही कितना ज़्यादा एक्टिवली इंश्योर करें कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं पॉलिटिक्स में, बट फिर भी हर लेवल पर, हर टाइम पीरियड में हमेशा लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते पॉलिटिक्स में, क्योंकि लोगों की भी कुछ कमियां हैं, लोगों को भी अपना काम करना होता है। ठीक है, और भी अदर अदर एक्टिविटीज़ है, तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हर टाइम पीरियड में नहीं हो सकता लोगों का। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें कुछ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और कुछ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस की मदद लेनी पड़ेगी। तो वेरियस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस आर डेवलप्ड एंड दे आर मोर एक्टिव इन द फंक्शनिंग ऑफ वॉच डॉग फॉर इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ठीक है, क्या हो रहा है, अब हमें क्या चाहिए होगा, बहुत सारे कुछ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस भी आ रहे हैं, बहुत सारी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस भी डेवलप करी जा रही है, और वो एक्टिवली वॉच डॉग के तौर पर काम कर रहे हैं, पूरा चेक रख रहे हैं कि फ्री और फेयर इलेक्शन सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो अगर लोग बहुत ज़्यादा एक्टिवली हर बार पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, हर कंडीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो कुछ एनजीओज आ सकते हैं ना, कुछ पॉलिटिकल एनजीओज आ सकते हैं ना, जो इस तरीके से इंश्योर करे। ऐसे एनजीओज आ सकते हैं ना जो जो सुप्रीम कोर्ट के पास जाए, पीआईएल फाइल करे और बताए कि देखो क्या क्या चीज़ें गलत हो रही है, फंडिंग गलत तरीके से आ रही है पार्टीज़ की, वो अपने पैसे को गलत तरीके से मिसयूज़ कर रहे हैं, है ना। कोई आरटीआई फाइल कर सकता है और एक तरीके से क्या कर सकता है, इलेक्शन एक्सपेंडिचर के बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर सकता है, ताकि लोगों की डोमेन में रहे, पब्लिक डोमेन में ये चीज़ रहे, पता हो लोगों को कि किसके पास ज़्यादा पैसे हैं, किसके पास कम पैसे हैं, कौन अपने पैसों को किस तरीके से यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे एनजीओज़, ऐसा नहीं है कि इंडिया में ऐसे एनजीओज़ नहीं है, अभी हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। एक एनजीओ है इंडिया में जिसका नाम अभी मैंने लिया भी था, एडीआर। इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। ये क्या कर रहा है, ये एक ऐसा एनजीओ है जो इंश्योर करता है कि इंडिया में करप्शन ना हो। ठीक है, करप्शन ना हो और क्रिमिनलाइजेशन ना हो पॉलिटिक्स का। दूसरी चीज़ वो इंश्योर करता है कि इंडिया के जितने भी वोटर हैं, इंडिया के जितने भी वोटर हैं, वो जागरूक वोटर हो, वो डिसीजन मेकिंग बेटर तरीके से करे, इन्फॉर्म्ड तरीके से करे, ना कि पैसे के लालच में या फिर शराब के लालच में या कपड़ों के लालच में करे। इसके लिए वो इलेक्शन इलेक्शन जब भी आता है तो अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि आपका ये अधिकार है। ठीक है, आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना इन सारी चीज़ों से, कास्ट के बेसिस पर इन्फ्लुएंस नहीं होना, रिलीजियस अपील्स के बेसिस पर इन्फ्लुएंस नहीं होना। ये सारे इस तरीके से अवेयरनेस जनरेशन किया जाता है। इसके अलावा और क्या किया जाता है, इसके अलावा वो लोग पार्टीज़ को बोलते हैं, मतलब एडीआर काम करता है ताकि पार्टीज़ में इंटरनल डेमोक्रेसी आ सके। इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि वो लगातार अपील करते हैं पार्टीज़ से, लगातार एक तरीके से इंटरैक्ट करते हैं पार्टीज़ के साथ, एंड इंश्योर करते हैं कि पार्टीज़ अपने यहाँ पर अपनी पार्टी के अंदर ही इलेक्शन भी हो, ताकि जो कैपेबल लीडरशिप है वो आगे आए। ठीक है, नेपोटिज्म ना हो, इस चीज़ को भी इंश्योर करता है एडीआर। और इसके अलावा एडीआर ने बहुत सारे काम करे हैं। ठीक है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने और भी बहुत सारे काम करे हैं, और इस तरीके से जितने भी इसके काम रहे हैं, हर ऑब्जेक्टिव, हर काम का एक ही ऑब्जेक्टिव रहा है कि देखो इंडिया में फ्री और फेयर तरीके से इलेक्शन को इंश्योर किया जा सके। ठीक है, समझ रहे हो?
आज के टाइम में अगर जब भी कोई कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन फाइल करता है ना, तो उसको क्या करना पड़ता है पता है? उसको अपनी पूरी की पूरी सोर्स ऑफ इनकम बतानी पड़ती है। उसको अपने एसेट्स बताने पड़ते हैं। वो कैसे पॉसिबल हो पाया? एडीआर गया था, आरटीआई फाइल, आरटीआई नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पास गया था एडीआर, और उसने बोला था कि हर किसी को, कोई भी कैंडिडेट आए तो पब्लिक को जानकारी होनी चाहिए कि वो जो कैंडिडेट वहाँ पर खड़ा है ना, जो इलेक्शन में खड़े होने की कोशिश कर रहा है, तो उसका इनकम कितना है, ठीक है? ताकि लोगों को जानकारी हो सके उसका इनकम बैकग्राउंड के बारे में, उसकी एसेट कितनी है। समझ पा रहे हो? उससे लोगों को ज़्यादा पता होगा कि उनका नेता किस तरीके का होना चाहिए और कौन सा नेता ज़्यादा बेटर है। इनकम सोर्सेज देंगे तो अकाउंटेबिलिटी और ज़्यादा इंश्योर होंगी। ये नहीं होगा कि ऐसे एक करप्टेड इंडिविजुअल को लोग अपॉइंट कर रहे हैं। समझ पा रहे हो? ठीक है? तो इसके अलावा भी और भी बहुत सारे अदर स्टेप्स लिए हैं एडीआर ने, ये तो केवल जानकारी के लिए है, ठीक है? तो इस तरीके से अगर कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस अगर हमारे सामने आएँगे ना, तो हम और ज़्यादा बेटर तरीके से इंश्योर कर पाएँगे अपने यहाँ पर फ्री और फेयर इलेक्शंस को। क्लियर है? तो इसीलिए बोला गया है कि भले ही लोग ना बहुत ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व हो, बट अगर कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशंस और आ जाए ना भारत में, तो और ज़्यादा बेटर तरीके से हमारे यहाँ पर जो भी कमियां हैं इलेक्शन प्रोसेस में, उनको ठीक किया जा सकता है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के पास बार बार जाते हैं, आरटीआईज फाइल करते हैं, ताकि पार्टीज से इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा पब्लिक डोमेन में जाए, लोग और ज़्यादा जागरूक हो अपनी राजनीतिक पार्टीज़ के प्रति और साथ ही साथ कैंडिडेट्स के प्रति, एंड और ज़्यादा अवेयर हो, उनको पता हो कि कौन सा कैंडिडेट सही कैंडिडेट है और राइट डिसीजन कौन सा है, किस तरीके से राइट डिसीजन लिया जाना है। ठीक है? आई होप चीज़ें क्लियर होगी तो मोटा मोटा हम लोगों ने समझ लिया क्या क्या इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स है और किस तरीके से एट द एंड जब तक लोग चेंज नहीं होंगे तब तक चीज़ें चेंज होनी मुश्किल है ना? तो इसीलिए हमें क्या करना है, लोगों को भी चेंज करना है, एंड कुछ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जैसी इंस्टीट्यूशंस को भी आगे आना पड़ेगा, तो जा करके हमारा सिस्टम और ज़्यादा फेयर होगा, तो ज़्यादा हमारा सिस्टम जो है, हमारा इलेक्शन प्रोसेस जो है और ज़्यादा बेटर हो पाएगा। ठीक है? आई होप चीज़ें समझ में आ गई होगी, क्लियर कर दी होगी मैंने चीज़ें, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर क्लियर कर दी है, समझ में आ गई है, तो कमेंट कर सकते हो। इस तरीके से हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग।